हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन और इसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधि एवं उसके गुण के बारे में। चलिए हम लोग अगला कार्बनिक यौगिक लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह का। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के किसी यौगिक को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लेके, जैसे मेथनॉल एथेनॉल हो गया, आपको क्या करना होगा, उसका ऑक्सीकरण करना होगा, जिससे हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एथेनॉल लेता हूँ, CH3CH2OH, ये आपका क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल है। एथेनॉल को लेकर अगर हम लोग इसका ऑक्सीकरण करें, यानी हाइड्रोजन का निष्कासन इसमें से, किसकी उपस्थिति में, तो पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पर एथेनॉल प्राप्त होगा CH3CHO, इसे क्या कहेंगे, एथेनॉल। और पुनः फिर से अगर हम लोग इसका ऑक्सीकरण करेंगे, किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पर एथेनोइक अम्ल मिल जाएगा, CH3COOH। ये क्या है आपका, एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो एथेनोइक अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह का ही ना है जी। चलिए, तो ये आपका एथेनोइक अम्ल हो गया। इसे इसका साधारण नाम क्या है, याद है आपको, एसिटिक अम्ल इसे कहते हैं ना, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसका साधारण नाम एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं कि कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लेकर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है, अम्ल बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये जो हमें एथेनोइक अम्ल प्राप्त हो रहा है ऑक्सीकरण करने से एथेनॉल का, तो जो ये एथेनोइक अम्ल है ना, अगर 6 से 8% किसी विलयन में इसकी मात्रा हो, तो वह विलयन क्या होगा, सिरका होता है। तनु 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। तो मैं यहाँ पॉइंट देकर लिख सकता हूँ कि 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप क्या करो कि जल ही ले लो, जल ले लो, ठीक है, और जल में 6 से 8% हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें जल में क्या करते हैं, 6 से 8% एसिटिक अम्ल डाल देते हैं, तो वो क्या काम करेगा, सिरका का काम करेगा। सिरका क्या होता है जी, सिरका अचार में डालने वाला एक रक्षक होता है, जो अचार को बचाता है खराब होने से। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिरका का उपयोग कर देते हैं, सिरका का उपयोग अचार बनाने में रक्षक के रूप में होता है, ताकि अचार खराब ना हो जाए, इसके लिए उसको डाला जाता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, अगर हम लोग ठंडा करेंगे एसिटिक अम्ल को, तो वह जमकर बर्फ बन जाता है, ठोस क्रिस्टल के रूप में, वो बर्फ के रूप में बन जाएगा। और फिर ये 290 केल्विन तापमान पर, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है,
वह पिघल जाता है। तो हम लोग ये भी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है, जो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघल जाता है। देखो, यानी कि अगर हम लोग इसकी बात करें द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान कम होता है। ठीक है। अच्छा, एसिटिक अम्ल का पीएच मान 3 होता है। अच्छा, HCl का पीएच मान क्या होता है, याद है आपको? 1 होता है और इसका 3 होता है। इसका मतलब कि ये क्या है, HCl के मुकाबले ये दुर्बल होगा, कमजोर अम्ल होगा। हम समझ रहे हैं ना? चलिए अब हम लोग एथेनोइक अम्ल के साथ होने वाली, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अभिक्रियाएं, एथेनोइक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाएं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। तो चलिए देखते हैं एथेनोइक अम्ल सबसे पहले किसी क्षार के साथ, किसी भस्म के साथ, यानी जैसे मैं मान लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो पहला हम लोग कंडीशन ले लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर एथेनोइक अम्ल ले लेता हूँ CH3COOH, और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करते हैं। ये क्या है आपका एथेनोइक अम्ल है ना जी, एथेनोइक अम्ल है। तो जब ये अभिक्रिया होगी तो यहाँ से बन जाएगा CH3COONA और प्लस में H2O। ठीक है। तो ये क्या है आपका सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये आपका क्या है सोडियम एसीटेट है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया हो रही है एथेनोइक अम्ल की, तो क्या बन जा रहा है सोडियम एसीटेट कहिए, या इसे हम लोग सोडियम एथेनोएट भी कह सकते हैं। ठीक है, तथा जल बनता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एथेनोइक या एसिटिक अम्ल भी लिख सकते हैं, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली अभिक्रिया देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किस तरह से होती है। चलिए दूसरा देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अभिक्रिया दर्शाते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एथेनोइक अम्ल CH3COOH
और यहाँ ले लेता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब ये अभिक्रिया होगी तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, सोडियम एसीटेट बनेगा CH3COONA प्लस में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा। तो हम लोग इसमें यहाँ लिख सकते हैं कि एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर क्या लिख सकते हैं, सोडियम एसीटेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक एथेनोइक अम्ल ले लेता हूँ CH3COOH और अभिक्रिया करा देते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो अभिक्रिया करके फिर से यहाँ पे सोडियम एसीटेट ही बनेगा CH3COONA प्लस जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। तो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो रही थी उसी प्रकार यहाँ सोडियम कार्बोनेट के साथ भी वही अभिक्रिया देखने को मिल रही है। तो हम लोग लिखेंगे कि एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। सेम जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हो रही थी उसी तरह यहां भी हो रही है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग एथील अल्कोहल के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। चलिए देखते हैं क्या होता है एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया होगी तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एथेनोइक अम्ल CH3COOH और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करना है, एथील अल्कोहल के साथ। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH। तो और किसके उपस्थिति में अभिक्रिया करनी है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एथील एसीटेट मिलेगा CH3COOC2H5 और प्लस में जल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एथील एसीटेट। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर
लिख सकते हैं कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की या एसिटिक अम्ल को, या एसिटिक अम्ल की जगह एथेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनता है। अच्छा, ये जो है एथिल एसीटेट, ये ना एस्टर श्रेणी का यौगिक है, एस्टर श्रेणी का यौगिक है। ठीक है, ये जो है एस्टर श्रेणी का यौगिक है एथिल एसीटेट। तो ये एक प्रकार का एस्टर है। तो एस्टर की ये बनने की जो प्रक्रिया देख रहे हैं ना, इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को एस्टरीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एथिल एसीटेट एस्टर श्रेणी का यौगिक है, एस्टर श्रेणी का यौगिक है। और यहां लिख सकते हैं आप कि एस्टर बनने की इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, अब एस्टर यौगिक जो होता है ना, उसमें फल जैसा मीठा गंध आता है। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं पॉइंट देकर कि एस्टर यौगिक में, यानी इसमें भी आएगा, एथिल एसीटेट में भी आएगा, यौगिक में फल जैसी मीठी गंध होती है, ठीक है। एस्टर का उपयोग इत्र बनाने, इत्र एक प्रकार का सेंट होता है ना जी, एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जो होता है ये आपका कार्बनिक यौगिक है। तो हम लोग अब बात करेंगे कि इन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ है, धरती के अंदर इन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे जीवाश्म ईंधन के बारे में। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? तो जो आपका कोयला और पेट्रोलियम है ना जी, ये आपका जीवाश्म ईंधन ही है। ठीक है, नाम से ही पता चला है जीवाश्म ईंधन, यानी कि जीवों के अवशेष से बना हुआ ईंधन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है? पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों तक भूकंप या फिर बाढ़ वगैरह के कारण पेड़ पौधे या जानवर जो होते हैं मिट्टी, बालू और चट्टानों के परतों के बीच नीचे दब जाते हैं, और जो उनके फलस्वरूप जो उनसे पदार्थ बनता है ना, उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों तक या लाखों वर्ष तक मृत पेड़ पौधों
और जानवरों का मिट्टी बालू एवं चट्टानों की परतों के बीच दबे रहने से या दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है। जो बड़े आकार के पेड़ पौधे होते हैं उनसे कोयला बन जाता है, और जो छोटे आकार के पौधे या जानवर होते हैं जो धरती के नीचे लाखों वर्ष तक दबे रह जाते हैं उनसे पेट्रोलियम बनता है। यानी कि कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है, एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन ही है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि बड़े आकार वाले पेड़ पौधों से कोयला बनता है, जबकि छोटे छोटे पौधों और जानवरों से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे कोयले का निर्माण होता है और कैसे पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो यहीं से आपको इसी परिभाषा से ऐसे तो क्लियर हो रहा है कि लाखों वर्षों तक धरती के नीचे जो मृत पौधे दबे रह जाते हैं बालू चट्टानों के अंदर, जिससे वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा क्योंकि वो मिट्टी के नीचे दब गया है, बालू मिट्टी और चट्टान से नीचे वो पेड़ दब गया है। तो जब वो पेड़ दब जाएगा तो नीचे दबे रहने से क्या होगा, वो ऑक्सीजन के संपर्क से वंचित हो जाएगा, इसलिए उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, जिससे वो सड़ेगा नहीं। और उच्च दाब और उच्च प्रेशर की उपस्थिति, उच्च दाब और उच्च प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, वह बैक्टीरिया के संयुक्त प्रभाव से वह क्या हो जाएगा, उसका रूपांतरण कोयले में हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको डिटेल में लिखा देता हूँ कि कैसे कोयले का निर्माण होता है और कैसे पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं पहले कोयले का निर्माण कैसे होता है। कोयले का निर्माण तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं जी, कि लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के जंगलों में पेड़ पौधे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, इन सब आदि के कारण जमीन के अंदर धंस गए और उनके ऊपर मिट्टी, बालू और जल की परत बैठ गई। लंबे समय तक
यानी कि लगातार समय शुरू से ही जब दब गए उसके बाद ही, यानी कालांतर में, यहाँ लिख सकते हैं लंबे समय की जगह कालांतर अच्छा रहेगा। कालांतर में ये ऑक्सीजन के संपर्क से वंचित हो गए, फलतः इनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाया। जब ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं हो पाया। ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति करेंगे ना जी, अनुपस्थिति में, सॉरी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में धरती के अंदर के उच्च दाब और ताप तथा बैक्टीरिया के संयुक्त प्रभाव से, यानी इन तीनों के प्रभाव से, संयुक्त मतलब इन सबसे मिलकर प्रभाव से इनका रूपांतरण कोयले में हो गया। चलिए तो अब पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। इसी तरह है, अगर हम लोग पेट्रोलियम के निर्माण की बात करें तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में पाए जाने वाले जीवों, ठीक है, और पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधों से इसका निर्माण हुआ। छोटे छोटे पौधों कहेंगे, पेड़ तो कहेंगे नहीं, पेड़ तो बड़ा होता है। चलिए तो कैसे होता है निर्माण, वो भी क्या होता है, पेट्रोलियम प्राप्त करने, पेट्रोलियम की उत्पत्ति समुद्र में जो रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं या छोटे छोटे पौधे हैं, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो बालू और मिट्टी से ढक जाते हैं और लाखों वर्ष तक ऊष्मा और दाब तथा बैक्टीरिया के प्रभाव के कारण वो हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वह चट्टानों के जरिए ऊपर आने लगते हैं और इससे क्या हो जाता है, वही हाइड्रोकार्बन हमें पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें तेल विद्यमान रहता है। तो चलिए हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों तथा छोटे छोटे पौधों से होती है, छोटे छोटे पौधों से होती है। इनकी मृत्यु होने पर ये बालू और मिट्टी से ढक जाते हैं। लाखों वर्ष तक ऊष्मा, दाब तथा बैक्टीरिया के प्रभाव के कारण
प्रभाव के कारण ये हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और फिर ये हाइड्रोकार्बन चट्टानों के जरिए ऊपर आ लेते हैं। ये हाइड्रोकार्बन चट्टानों, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे, सछिद्र चट्टानें जो होंगी, के जरिए, चट्टानों के जरिए ऊपर आने लगते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आगे लिख सकते हैं, इस क्रम में, यानी जब ऊपर आने लगते हैं इस स्थिति में, इस क्रम में अगमय जो चट्टानें होती हैं, अगमय चट्टानें, इनका मार्ग, किसका, हाइड्रोकार्बन का, इनका मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं, रोक देती हैं, अवरुद्ध कर देती हैं। इन चट्टानों के नीचे ये तेल के रूप में, जो हाइड्रोकार्बन है, तेल के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं जी, पेट्रोलियम कहते हैं, जिन्हें क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यही तक। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।